अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में कुछ नक़ाइस पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो जानलेवा होते हैं जिन्हें बाद में देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो बच्चे जो कि सर्वाइव कर जाते हैं इन नक़ाइस के साथ, उनकी आने वाली ज़िंदगी पर इन नक़ाइस की बिना पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही चंद नक़ाइस के मुतालिक जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में देखने में आते हैं। इनकी ज़ाहिरी शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि ऊपर वाला होंठ या तो सही से जुड़ नहीं पाता, या उसके पीछे आपके मुंह में जो तालू का हिस्सा होता है वो सही से जुड़ नहीं पाता, जिसकी बिना पर इस तरह की खामियां सामने आती हैं जिनको क्लेफ्ट लिप और पैलेट कहा जाता है। ये नक़ाइस ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं बल्कि उनके अंदर ख़ुद एतमादी के बुग़दान का बाइस भी बनते हैं। यही वो मौजू है जिस पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र अली, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्लेफ्ट लिप और पैलेट ये दोनों अलग नुक्स हैं या एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अहम मौजू पे बुलाने के लिए मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जिनको आप आम फहम में कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू कहा जाता है जी, ये एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग से भी हो, यानी कि एक बच्चा पैदाइशी तौर पे कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू दोनों भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप हो सकता है और आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। यानी सिर्फ तालू ना जुड़ा हो ऐसा भी हो सकता है या सिर्फ होंठ ना जुड़ा हो ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और कंबाइन भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितने आम हैं इस किस्म के नक़ाइस बच्चों में? ये वर्ल्ड वाइड रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन इनकी इसकी डिफरेंट है। हमारे यहाँ एशिया में ये 500 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप, पैलेट या दोनों हो सकते हैं। जी। इसी तरह से मगरबी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका रेशो 1 in 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से एक बच्चे को ये नुक्स होगा। और अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन हम अफ्रीका में देखें तो हर 2000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ये नुक्स होता है। सबसे ज़्यादा ये एशिया में कॉमन है। हमारे यहाँ एक स्टडी हुई थी जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जर्नल में पब्लिश हुई थी 2001 आई थिंक। जी। उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक बच्चा 523 बच्चों में से एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप या पैलेट या दोनों हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मर्द और जन की तफरीक बच्चों में काफ़ी अहमियत की हामिल है। जी। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि बेटे ज़्यादा मुतासिर होते हैं या बेटियाँ? ओवरऑल ये बेटों में ज़्यादा कॉमन है। यानी हम CLP, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, इसकी अगर बात करें, जो या आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप हो या कंबाइंड विथ पैलेट हो, जी, तो ये 2:1 के रेशो से बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और अगर आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट की बात करें, यानी कटा हुआ तालु सिर्फ जिसमें होंठ नहीं कटा हुआ होता, वो लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड सेम है, एक ही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो इस किस्म के नक़ाइस का बायस बनती हैं? बहुत सारी वजूहात होती हैं। अभी भी स्टडीज़ इस पे हो रही हैं। कोई हतमी बात अभी भी नहीं निकल सकी है, लेकिन इसमें से जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, यानी कि मौरूसी जो जीन्स में जो नुक्स होते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगा कि जो कज़न मैरिजेस होते हैं हमारे यहाँ बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे में। जी। उसकी वजह से भी वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये क्लेफ्ट लिप या पैलेट बच्चों में पाए जाते हैं। उसके अलावा मदर अगर उसकी एज 35 से अबव है, उसके बाद कोई बच्चा उसके यहाँ होता है, या कि उन्होंने स्मोकिंग या अल्कोहल तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही अनकॉमन है, जैसे कि खासकर फीमेल्स में तो बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन स्मोकिंग कॉमन है। आप अगर गांव में जाएंगे, गोठों में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इवन बहुत कॉमन, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों में ये बहुत कॉमन है। जी। तो दौरान हमल अगर ये स्मोकिंग होती है तो उसकी वजह से भी होता है, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात भी कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ कॉमन बिलीफ है कि ये जो कटा हुआ होंठ और तालू सूरज या चांद ग्रहण की वजह से होता है। जी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये सिरे से ही गलत बात है।
और ये प्रूव हो चुका है कि इसका सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से उससे कोई रास्ता नहीं है। ना ही आप फीमेल्स को ये ब्लेम करें कि उन्होंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से ऐसा बच्चा पैदा करवाया है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन को या माँ को इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, हालांकि उसका भी उतना ही हाथ होता है जितना बाप का होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या क्योंकि पैदाइशी तौर पर कोई भी नुक्स बच्चे में सामने आ जाए, ये बड़ी तशवीशनाक बात होती है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इन नक़ाइस के साथ और भी ऐसी बीमारियाँ या और भी ऐसी पोशीदा हेल्थ इश्यूज़ हों जो उस वक्त सामने ना आए हों, जो आगे चलकर पता चलें। जी बिल्कुल। या जिनकी वजह से बच्चे की जान ख़तरे में पड़ जाए। होता यह है कि जो पैदाइशी जो भी बीमारियां होती हैं उसके साथ ये पॉसिबिलिटी हमेशा रखी जाए कि कोई और बॉडी का सिस्टम या ऑर्गन वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसी तरह से क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों के साथ भी इस तरह से हो सकता है। एक तो इशूज़, बच्चा जब पैदा होता है तो दो तरह के इशूज़ होते हैं। एक इशूज़ ये होते हैं कि जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक इससे एसोसिएटेड जो बाकी आर्गन या सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनकी वजह से जो इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले मैं बताऊंगा कि ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट की वजह से जो बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत ही कम रेशो है कि पैदाइश से पहले ये केस डायग्नोज हो जाए। हालांकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है और अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिससे इजीली पता चल सकता है दौरान माँ के रहम में बच्चे में क्या क्या नुक्स होंगे और ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट आराम से उससे डायग्नोज हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये हो नहीं पा रहा। जी। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है अचानक, इस तरह का बच्चा जब सामने डिलीवर होके आ जाता है पेरेंट्स घर में, तो उनके लिए बड़ी ये परेशानी की बात होती है कि ये अब क्या हो गया, इतना बड़ा नुक्स हो गया। अब जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उनका इशू होता है वो ये होता है कि खाने पीने का खा तो नहीं सकता बच्चा, पीने का इशू होता है, दूध स्पेशली। जब तालू कटा हुआ होता है तो जब बच्चा दूध पीता है, एक तो उसमें सकिंग एबिलिटी नहीं होती, जो मदर का मिल्क वो सक कर सके या बॉटल फीड इवन वो सक नहीं कर पाता पैलेट का अगर क्लेफ्ट होता है तो। दूसरा, क्योंकि पैलेट के क्लेफ्ट की वजह से ओरल कैविटी और नेजल कैविटी यानी नाक और मुंह दोनों मिले हुए होते हैं, कम्युनिकेशन होती है। तो इसकी वजह से जो भी दूध आप देंगे बच्चे को तो वो नाक से बाहर आएगा। और सेकेंडली इस सकिंग की ना होने की वजह से या क्लेफ्ट ऑफ पैलेट की वजह से ये होता है कि कभी कभार ये दूध जो है सांस की नलकी में चला जाता है बजाय कि वो मैदे में जाए। तो इसकी वजह से रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बिल्कुल बच्चों को काफ़ी इमरजेंसी भी हो सकती है। और अगर इमरजेंसी ना भी हो तो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हर वक्त बुखार रहता है। इसकी वजह से बच्चा खा पी भी नहीं सकता, तो ताकत नहीं आती, तवा नहीं आती जी। तो सबसे पहले जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो फीडिंग का होता है। उसके बाद जो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो बच्चा जब बड़ा होता है पेरेंट्स और बच्चे के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा जो क्लेफ्ट पैलेट होता है वो उसकी वजह से ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि जो यूस्टेशन ट्यूब होती है वो सही तरह से खुल नहीं पाती, वो अंदर जो कलेक्शन हो जाती है तो उस वजह से फ्लूइड वगैरह की कलेक्शन होती रहती है। तो इसकी इलाज में सर्जन की तो सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेट उन्होंने ही करना है जी। एक प्लास्टिक सर्जन का ही ये काम है कि वो आगे चल के, तो इस सारी टीम को जो लीड करेगा वो प्लास्टिक सर्जन करेगा। लेकिन इसके साथ बाकी स्पेशलिटीज़ या डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, जैसे कि डायटिशियन। हमारे यहाँ तो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतनी सारी स्पेशलिटीज़ को हम इन्वॉल्व कर सकें, तो सर्जन की ही रिस्पांसिबिलिटी है कि वो डाइट के बारे में भी गाइड करे। आगे चल के जो ट्रीटमेंट, वैसे तो स्पेशलाइज्ड नर्स होती है जो कि आगे चल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस और स्टेजेस ऑफ सर्जरीज़ वो सारा उनको पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं, बाकी फैमिलीज से मिलाती हैं जिनके पहले बच्चे इस तरह के थे और वो ट्रीट हो चुके हैं, ताकि उनके जहन में, पेरेंट्स के जहन में ये आए कि इसका हल मौजूद है और अच्छा हल मौजूद है। फिर मेरा मैसेज ये है कि ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वो बिलीव करें सर्जन के डिसीशंस पे कि आगे चल के उनका इलाज सही होगा। और तो उनका सिर्फ एक काम होता है, क्योंकि पहली सर्जरी इनकी होनी है बिल्कुल चंद महीनों के अंदर, तो इनका काम है कि बच्चे को सेहतमंद रखें, उनका खाने पीने का ख्याल रखें, दूध पिलाने का ख्याल रखें, उनको सेहतमंद रखें, वज़न उसका सही तरह से बढ़ता है, ताकि आगे चल के जितनी भी सर्जरीज़ हों
वो तो उनका वो इम्पैक्ट जी बर्दाश्त कर कि सके। वो बर्दाश्त भी कर सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो अगले बच्चे में भी इस चीज़ के इम्कानात होते हैं कि उसमें इस तरह का नुक्स मिले, या ऐसे बच्चों की जब औलादें होती हैं जी, तो उनके अंदर भी ये नुक्स नज़र आ सकते हैं? आम पॉपुलेशन के मुकाबले में जब एक बच्चा इस तरह का पैदा हो जाता है तो दूसरे बच्चे में बिल्कुल चांसेस होते हैं कि वो भी इस क्लेफ्ट लिप या पैलेट में से कोई भी उसको नुक्स या बीमारी हो, और अगर वालिदैन को है तो बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था जिनको वजूहात समझा जाता है, जी जिसके अंदर आपने अल्कोहल और स्मोकिंग का भी तस्करा किया जी था। इसी तरह से मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि देखा जाए तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कम क्वांटिटी में ली जाती हैं लेकिन असरात बहुत गहरे मुरतब करती हैं इंसान के ऊपर। ऐसी चीज़ें दवाएं भी होती हैं। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन का अमल, या दौरान हमल कहा जाता है कि बार बार के जाकर दवाएं रिवाइज़ करवानी चाहिए अपने फिजिशियन से, ये कितना ज़रूरी है? और क्या गलत तरह की दवाएं लेना दौरान प्रेगनेंसी इस तरह के नक़ाइस का बायस बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या हमला ख़वातीन होती हैं, उनको चाहिए कि जो भी वो दवाई लें, जो भी उनको किसी भी बीमारी क्योंकि के 9 लिए। महीने जब प्रेगनेंसी चलती है तो उनको कोई ना कोई तकलीफ़ तो होती है, तो उस बीमारी के लिए या कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए अपने खुद से दवाई नहीं लें, वो डॉक्टर के मशवरे से दवाई लें। एक दवाई है जैसे कि फेनिटोइन जिसको कहा जाता है, वो मिर्गी के लिए दी जाती है, एपिलेप्सी में दी जाती है। वो खाने से बिल्कुल एक क्लियर कट एसोसिएशन है उसकी क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ। इसी तरह से विटामिन ए की जो प्रिपरेशंस आती हैं टेबलेट फॉर्म में या टॉपिकल फॉर्म में, उसकी वजह से भी जो उमूमन ख़वातीन स्किन को बेहतर करने के लिए विटामिन ए की प्रिपरेशंस यूज़ की जाती है, उसकी वजह से भी ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मैं ये दवाई ले सकती हूँ या नहीं। तो यानी जो मेडिकेशंस पहले से भी आप लेते आ रहे हैं उनको रिवाइज़ करवा लिया जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।